नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। ताकत वापस पाली। इतना ही नहीं, उस पुरानी चीज अधर्मराज ने भी इस ओल्ड मैन की सोल के साथ सह अस्तित्व के लिए एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया। जबरदस्ती इस ओल्ड मैन के शरीर का आधा हिस्सा कब्जा कर लिया। ये अर्जुन ने अपने माथे पर ठंडे पसीने को पोंछा और अपनी लार ने ली। क्या ये वास्तव में संभव है? धर्मेश्वर ने झटके से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हेवन डिवोरिंग ग्रेट एम्परर और ग्रेट एम्परर का शीर्षक सिर्फ दिखाने के लिए है? अगर तुम इस अवसर को चूक जाते हो तो मुझे डर है कि भविष्य में तुम्हें उसे मारने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ये कहने के बाद वह फिर से हंसा। इस दुनिया में कोई भी इस राजा को नहीं मार सकता है। दो वाक्य, दो अलग अलग स्वर। ऐसा लग रहा था जैसे धर्मेश्वर को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया हो। अर्जुन ने ठोंक दिया, चुप रहो। धर्मेश्वर ने अपना सिर घुमाया और अर्जुन को ठंडे लहजे में देखा। एक गहरी आवाज में कहा, लड़के, अगर तुम में हिम्मत है तो मैं तुम्हें फिर से ऐसा कहने की हिम्मत देता हूँ। क्या तुम्हें विश्वास है? अर्जुन ने अपना हाथ लहराया और उसे बाधित किया। ठीक है, कुछ भी भयंकर मत कहो। ये यंग मास्टर अभी एम्परर रेल्म में आगे बढ़ा है और तुम्हें पहले ही कष्ट दे सकता है। जब ये यंग मास्टर एक दिन ग्रेट एम्परर में से एक बन जाएगा तो तुम्हें नष्ट करना थूकने जितना आसान होगा। जल्दी करो, सीनियर धर्मेश्वर को बाहर आने दो और बात करो। तुम। अधर्मराज केवल एक शब्द ही थूक पाया इससे पहले कि धर्मेश्वर ने फिर से अपने शरीर पर कब्जा कर लिया। असहाय रूप से कहा, लड़के, तुमने भी देखा। अब इस ओल्ड मास्टर के शरीर में न केवल मेरी अपनी सोल है बल्कि अधर्मराज की सोल भी है। ये ओल्ड मास्टर अब खुद को नष्ट भी नहीं कर सकता है और मैं उसे दूर नहीं भगा सकता। अब से ये ओल्ड मास्टर न तो इंसान होगा और न ही भूत, तो जीने का क्या फायदा? अर्जुन ने ठंडे पसीने से सुना। जल्दी से उसे सांत्वना दी। सीनियर, इतने निराश मत होइए। हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। चूंकि स्वर्ग ने इसे इस तरह से व्यवस्थित किया है तो इसका कोई कारण जरूर होगा। क्या कारण है? इस ओल्ड मास्टर को बताओ। अगर यह वास्तव में उचित है तो यह ओल्ड मास्टर मेरा जीवन बचाने के लिए तुम्हें दोष नहीं देगा। अर्जुन कड़वा था। उसे कैसे पता चलता कि धर्मेश्वर को बचाने से परेशानी होगी? इसके अलावा वह सिर्फ उसे सांत्वना दे रहा था, तो वह कुछ भी उचित कैसे कह सकता था? हालांकि उसने केवल एक पल के लिए सोचा इससे पहले कि वह बोला, सीनियर धर्मेश्वर, इसके बारे में सोचें। अधर्मराज की सोल अब आपके शरीर में है। हालांकि इससे आपको बहुत असुविधा होगी। दूसरे शब्दों में, आप भविष्य में उसे कभी भी और कहीं भी निगरानी कर सकते हैं। आपके उस पर नजर रखने के साथ अधर्मराज कोई परेशानी पैदा नहीं कर पाएगा और वह भविष्य में स्टार बाउंड्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। धर्मेश्वर की आंखें ये सुनकर चमक उठीं। वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। हाँ, मेरा यही मतलब था। अर्जुन ने मुस्कान के साथ कहा, चूंकि दोनों सीनियर भविष्य में एक ही शरीर साझा करने जा रहे हैं, मुझे यकीन है कि आप खुश होंगे। आओ, हाथ मिलाओ और भविष्य में अच्छे दोस्त बनो। धर्मेश्वर ने झटके से कहा, मुझे डर है कि हम अब दोस्त नहीं बन सकते। अगर इस ओल्ड मैन को मौका मिला तो मैं फिर भी खुद को नष्ट कर दूंगा। अधर्मराज, तुम्हें सावधान रहना होगा। अपनी सतर्कता को कम मत करना। अर्जुन का माथा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। उसे नहीं पता था कि अधर्मराज, जो धर्मेश्वर के शरीर में छिपा हुआ था, क्या सोच रहा था। उसके लिए आधा शरीर पर कब्जा करना और अपनी सोल को जीवित रहने देना आसान नहीं था, लेकिन उसे लगातार इस शरीर के मालिक के आत्मविनाश के खिलाफ सतर्क रहना पड़ा। इसके बारे में सोचना ही थका देने वाला था। ठीक है, अब जब हमने यहाँ काम पूरा कर लिया है, चलो शैटर्ड स्टासी वापस चलते हैं। अर्जुन खड़ा हुआ और बोला। धर्मेश्वर ने सिर हिलाया और कहा, मुझे डर है कि हम शैटर्ड स्टासी वापस नहीं जा सकते। क्यों? अर्जुन ने उसे हैरानी से देखा। धर्मेश्वर ने कहा,
वह जगह जहां अधर्मराज पहले छिपा हुआ था शैटर्ड स्टासी का केंद्र था। जब मैंने उससे लड़ाई की तो वह जगह नष्ट हो गई थी। शैटर्ड स्टासी भी उस समय ढह गया था। अर्जुन ये सुनकर चौंक गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, शैटर्ड स्टासी ढह गया, उसमें रहने वाले लोगों का क्या? हालांकि लियू यान, रूही और सम्यक को स्मॉल सील्ड वर्ल्ड में ले जाया गया था, अर्जुन अभी भी शैटर्ड स्टासी में था। लेकिन एरन अभी भी शैटर्ड स्टासी में थी और प्रहर्ष, नीलांगी और वगैरह गिनन, साथ ही स्टार बाउंड्री के 4 क्षेत्रों से हजारों एलीट डिसाइपल्स अभी भी थे। अगर ये लोग शैटर्ड स्टासी के ढहने के कारण मार गए तो स्टार बाउंड्री की युआनची को बहुत नुकसान होगा और ठीक होने में 100 साल लगेंगे। धर्मेश्वर ने कहा, तुम्हें उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब शैटर्ड स्टासी ढह गया तो उन्हें पहले ही बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए उनके जीवन को कोई खतरा नहीं होगा। अर्जुन ने राहत की सांस ली और कहा, यह अच्छा है, लेकिन अब से कोई शैटर्ड स्टासी नहीं होगा और इस दुनिया में कल्टिवेटर के पास अनुभव प्राप्त करने के लिए एक कम जगह होगी। धर्मेश्वर ने कुछ पछतावे के साथ कहा, हालांकि अधर्मराज एक अत्यंत खतरनाक चरित्र हमेशा शैटर्ड स्टासी में छिपा रहता था और कोई नहीं जानता था कि वह कब अचानक प्रकट होगा और स्टार बाउंड्री के लिए खतरा लाएगा। ये निर्विवाद था कि शैटर्ड स्टासी के अस्तित्व ने स्टार बाउंड्री के लिए बहुत सारे एम्परर रेल्म बनाए थे। बस इस बार शैटर्ड स्टासी की स्थिति को देखकर ये देखा जा सकता था कि कुछ कल्टिवेटर जिनके पास पर्याप्त विरासत और अच्छी योग्यता थी, वे पहले ही एम्परर रेल्म में पदोन्नत हो चुके थे। यहाँ तक कि अगर कुछ कल्टिवेटर शैटर्ड स्टासी में पदोन्नत नहीं हुए तो भी उन्हें अपने संबंधित सेक्ट्स में लौटने और थोड़ी देर के लिए एकांत में प्रवेश करने के बाद भी मौका मिल सकता था। ये समझा जा सकता था कि अगले 10, 50 या यहाँ तक कि 100 वर्षों में एम्परर रेल्म लगातार वसंत की बारिश के बाद बांस के अंकुर की तरह उगता रहेगा। वास्तव में शैटर्ड स्टासी के खुलने के बाद हर 100 साल में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती थी और एम्परर रेल्म के नए कल्टिवेटर लगातार पैदा होते थे। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया, हर चीज में लाभ और हानि होती है। अगर हम अधर्मराज के छिपे हुए खतरे को हल कर सकते हैं तो यह इसके लायक है, भले ही शैटर्ड स्टासी ढह जाए। धर्मेश्वर ने उसे देखा और कहा, तुम सही हो। बात करते हुए वह धीरे धीरे उठा और बोला, ठीक है, चलो पहले यहाँ से चलते हैं। इस ओल्ड मास्टर को देखने दो। यह एक वॉइड कॉरिडोर है। अगर हम इस जगह को छोड़ना चाहते हैं तो हमें पहले एक कमजोर स्पेस बैरियर ढूंढना होगा। वह अचानक बात करना बंद कर दिया और अर्जुन को हैरानी से देखा। उसने अर्जुन के शरीर को अजीब एनर्जी के उतार चढ़ाव के साथ देखा जब उसने अपने सामने अपना हाथ लहराया, जिससे अचानक एक दरार दिखाई दी। तुम डाओ ऑफ स्पेस में निपुण हो। धर्मेश्वर का मुंह चौड़ा था और उसकी आंखें चमक उठीं। वह बेहद हैरान था। अर्जुन का पिछला प्रदर्शन पहले से ही काफी चौंकाने वाला था, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह डिवाइन टेक्निक ऑफ द डाओ ऑफ स्पेस में भी निपुण होगा। अगर वह डाओ ऑफ स्पेस में निपुण नहीं होता तो वह इस वॉइड कॉरिडोर को इतनी आसानी से कैसे खोल सकता था। यहाँ तक कि उसकी वर्तमान ताकत के साथ अगर वह इस जगह को छोड़ना चाहता था तो उसे पहले स्पेस बैरियर में एक कमजोर बिंदु ढूंढना होगा और फिर उसे ब्रूट फोर्स के साथ विस्फोट करना होगा। तभी उसके पास भागने का मौका होगा। इसके अलावा उसे वॉइड कॉरिडोर को विस्फोट करते समय बहुत सावधान रहना पड़ा, कहीं ऐसा न हो कि वह इसे ढहा दे और द वॉइड में फंस जाए। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, बस कुछ इनसिग्निफिकेंट स्किल है। मैंने सीनियर के सामने खुद को मूर्ख बनाया है। धर्मेश्वर के मुंह के कोने थोड़े हिल गए जब उसने कहा, अद्भुत, अद्भुत। आजकल के युवा वास्तव में अद्भुत हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह गुस्से में चिल्लाया, धर्मेश्वर, अगर तुम हस्तक्षेप नहीं करते तो ये राजा इस लड़के के शरीर पर कब्जा कर लेता। मुझे डर है कि यह राजा को फिर कभी ऐसा उत्कृष्ट शरीर नहीं मिलेगा। अर्जुन का चेहरा काला पड़ गया। हालांकि वह जानता था कि बोलने वाला अधर्मराज था, फिर भी वह लोगों को किताब के पन्नों को पलटने से भी तेज चेहरा बदलते हुए देखकर अभ्यस्त नहीं था। उसने अपने हाथ से इशारा किया और कहा, सीनियर धर्मेश्वर, कृपया पहले जाए।
धर्मेश्वर ने हल्के से सिर हिलाया और वॉइड कॉरिडोर से बाहर निकलने के लिए नेतृत्व किया, जल्द ही दृष्टि से गायब हो गया। उसके जाने के बाद अर्जुन भी बेपरवाह होकर उसका पीछा किया। वॉइड कॉरिडोर से बाहर निकलते हुए एक उजाड़ दृश्य दृष्टि में आया। चारों ओर देखते हुए ये जगह एक रेगिस्तान की तरह थी। जमीन पर पीली रेत लुढ़क रही थी और एक नज़र में कोई अंत नहीं देखा जा सकता था। तेज हवाएं चल रही थी और बादल उड़ रहे थे, जिससे 10 मीटर से अधिक कुछ भी देखना लगभग असंभव हो गया था। धर्मेश्वर, जो अर्जुन से पहले बाहर आया था, उसने भी अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा। अर्जुन उसके बगल में खड़ा था, अपने हाथ से अपनी आंखें छायांकित कर रहा था और थोड़ी देर तक चारों ओर देखने के बाद पूछा, सीनियर धर्मेश्वर, ये कौन सी जगह है? उसे यकीन था कि यह स्टार बाउंड्री था। दूसरे शब्दों में, वॉइड कॉरिडोर से बाहर आने के बाद वह पहले ही स्टार बाउंड्री लौट आया था। हालांकि ये जगह निश्चित रूप से नॉर्दर्न टेरिटरी नहीं थी जहां उसने शैटर्ड स्टार सी में प्रवेश किया था, क्योंकि नॉर्दर्न टेरिटरी जमा देने वाली ठंडी थी, इसलिए ऐसा दृश्य होना असंभव था। धर्मेश्वर ने थोड़ी देर सोचा और कहा, यह ईस्टर्न टेरिटरी में पर्पल माउंटेन डेजर्ट होना चाहिए। ईस्टर्न टेरिटरी। अर्जुन की आंखें ये सुनकर चमक उठीं। उसने शैटर्ड स्टार सी में स्थिति को समझने के बाद छोटे के ठिकाने का पता लगाने के लिए ईस्टर्न टेरिटरी जाने की योजना बनाई थी। आखिरकार उसने तमराज से छोटे के बारे में पहले ही पूछताछ कर ली थी। बस इतना था कि ईस्टर्न टेरिटरी बहुत दूर था और रास्ते में कई खतरे थे। वह कुछ बड़े शहरों या बड़े सेक्ट्स को ढूंढना चाहता था और उनकी टेरिटरी क्रॉसिंग स्पेस एरेज को उधार लेना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सीधे ईस्टर्न टेरिटरी आ जाएगा। ये वास्तव में एक सुखद आश्चर्य था। क्या तुम्हें ईस्टर्न टेरिटरी में कुछ काम था? धर्मेश्वर ने अर्जुन को उत्सुकता से देखा। अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया और कहा, बस एक छोटा सा निजी मामला। धर्मेश्वर ने पूछना जारी नहीं रखा और सिर हिलाया। उस स्थिति में ये ओल्ड मास्टर तुमसे यहीं अलग हो जाएगा। भविष्य में जब तुम स्टार बाउंड्री की यात्रा करो तो ईमानदार रहना और एक स्पष्ट विवेक रखना याद रखना। अर्जुन ने सोलमनेस के साथ कहा, ये जूनियर सीनियर के निर्देशों को याद रखेगा। उसके बाद उसने पूछा, सीनियर अजूर सन टेम्पल वापस नहीं जाएंगे? धर्मेश्वर ने सिर हिलाया और कहा, इस ओल्ड मास्टर की वर्तमान स्थिति भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम भविष्य में मार्गेश्वर को देखते हो तो तुम्हें इस ओल्ड मास्टर के बारे में उसे बताने की जरूरत नहीं है, कहीं वह चिंता न करे। अर्जुन ने कहा, ये जूनियर याद रखेगा। धर्मेश्वर ने सिर हिलाया इससे पहले कि उसकी आकृति चमकी और जल्द ही पीली रेत में गायब हो गई, बिना किसी निशान के गायब हो गया। जिस दिशा में वह चला गया उस दिशा में देखते हुए अर्जुन ने थोड़ा आह भरी। धर्मेश्वर स्पष्ट रूप से अपने शरीर में अधर्मराज की सोल के बारे में बहुत चिंतित था, इसलिए वह उससे अलग होने का इंतजार नहीं कर सका और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन को नहीं पता था कि भविष्य में वह क्या करने की योजना बना रहा था। अब जब वह और अधर्मराज एक शरीर साझा कर रहे थे तो निश्चित रूप से बहुत परेशानी होगी, लेकिन सौभाग्य से वह अब खुद को नष्ट भी नहीं कर सकता था। अगर भविष्य में कोई मौका मिला तो वह अधर्मराज की सोल को अपने शरीर से बाहर निकालने का कोई रास्ता खोज सकता था। हालांकि इसे पूरा करने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली ताकत की आवश्यकता थी। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने भी अपनी लकड़ी की नाव बुलाई और बिजली की तरह चला गया। आधे दिन बाद अर्जुन ने पीली रेत से ढके क्षेत्र को छोड़ दिया और उसके सामने हरी रोशनी की एक चमक देखी। जब वह करीब उड़ गया तो अर्जुन को पता चला कि यह एक बहुत छोटा ओएसिस था। रेगिस्तान में ओएसिस अत्यंत दुर्लभ थे। ऐसी छोटी सी जगह अक्सर रेगिस्तान में खोए हुए लोगों के लिए जीवन शक्ति और आशा ला सकती थी। ओएसिस में मानव गतिविधि के कुछ निशान थे, लेकिन इस समय एक भी व्यक्ति नहीं था। ऐसा लगता था कि लंबे समय से कोई यहाँ नहीं आया था। अर्जुन नीचे उड़ गया और बैठने के लिए थोड़ी साफ जगह पाई, फिर उसकी आकृति चमकी और वह स्मॉल सील्ड वर्ल्ड में प्रवेश कर गया। पहले जब वह एम्परर रेल्म में आगे बढ़ रहा था तो आकाश से गिरने वाली वर्ल्ड फोर्स का विरोध करने के लिए उसे सील्ड वर्ल्ड बीट से वर्ल्ड फोर्स का एक निशान खींचना पड़ा था।
उसे नहीं पता था कि इससे स्मॉल सील्ड वर्ल्ड को कोई नुकसान होगा या नहीं। उसके एडवांसमेंट के बाद उसके पास जांच करने का समय ही नहीं था। ये केवल अब था कि उसे समय मिला। जैसे ही उसने स्मॉल सील्ड वर्ल्ड बीड में प्रवेश किया, अर्जुन का चेहरा बुरी तरह से बदल गया। उसने डर में चारों ओर देखा और चिल्लाया, ये जगह ऐसी कैसे हो गई। हालांकि अर्जुन मानसिक रूप से तैयार था कि उसके द्वारा निकाली गई वर्ल्ड फोर्स का निशान स्मॉल सील्ड वर्ल्ड बीड पर एक निश्चित प्रभाव डालेगा, उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना बड़ा होगा। इस समय स्मॉल सील्ड वर्ल्ड बीड एक पूर्ण गड़बड़ी में था। खड्डों ने जमीन को पार कर दिया, जैसे कि धर्मेश्वर और अधर्मराज के बीच की महान लड़ाई यहाँ हुई थी। फूल, घास और हरे भरे पेड़ जो अतीत में हर जगह देखे जा सकते थे, बड़े स्वॉट्स में गायब हो गए थे। यहाँ तक कि समृद्ध वर्ल्ड एनर्जी भी थोड़ी मंद हो गई थी। पूरा स्मॉल सील्ड वर्ल्ड बीड निर्जीव लग रहा था, जैसे कि दुनिया का अंत आ गया हो। अर्जुन का दिल खून बह गया जब उसने ये देखा। जब से उसने शैडोड स्टार पर सील्ड वर्ल्ड बीड प्राप्त किया था, स्पेस आर्टिफैक्ट ने उसे कई सुविधाएं प्रदान की थी और उसे कई बार खतरे से बचाया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस क्षण यह ऐसा हो जाएगा। देह एक व्यथित अभिव्यक्ति के साथ अर्जुन के बगल में खड़ा था और बोला, अधर्मराज ने कहा कि वर्ल्ड फोर्स दुनिया की सोर्स स्ट्रेंथ है। तुमने इस दुनिया की सोर्स स्ट्रेंथ का एक निशान निकाला, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। लियू यान और अन्य का क्या वे ठीक हैं? अर्जुन ने हैरानी से पूछा, जबकि लियू यान और अन्य की स्थिति की जांच करने के लिए अपनी डिवाइन सेंस जारी की। देह ने कहा, वे ठीक हैं, लेकिन रूही और सम्यक अभी भी सो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वे कब जागेंगे। अर्जुन ने सिर हिलाया और उसकी आकृति चमकी, उस जगह पर पहुंची जहां लियू यान और अन्य थे। उसने पाया कि जैसा कि देह ने कहा, रूही और सम्यक अभी भी सो रहे थे। पहले सम्यक के भावनात्मक विस्फोट ने डिवाइन सोल सील को ट्रिगर किया था। बाद में धर्मेश्वर ने रूही के ब्लड एसेंस की एक बूंद ली और उसे सील कर दिया, जिससे वह सीधे बेहोश हो गई। दोनों लड़कियां शायद इसलिए ऐसी थीं क्योंकि उन्होंने खुद को बहुत ज्यादा थका दिया था। इस समय उनकी सांस स्थिर थी। हालांकि वे सो रहे थे, वे ठीक थे। थोड़ी देर तक जांच करने के बाद अर्जुन को राहत मिली। फिर उसने अपनी डिवाइन सेंस को दवा के बगीचे में स्थानांतरित कर दिया और पाया कि इमॉर्टल ट्री, फर्मामेंट ट्री और एक्सोटिक फ्लावर्स और ग्रासेस जो उसने दवा के बगीचे में लगाए थे, वे प्रभावित नहीं हुए थे। तभी उसने राहत की सांस ली। अगर इमॉर्टल ट्री और फर्मामेंट ट्री प्रभावित हुए होते, अर्जुन के पास रोने के लिए भी जगह नहीं होती। सौभाग्य से, हालांकि स्मॉल सील्ड वर्ल्ड बीड, यह अभी भी एक आशीर्वाद था। मैं इस स्मॉल सील्ड बीड की मरम्मत कैसे करूं? अर्जुन को सिर दर्द होने लगा। हालांकि वह डाउ ऑफ स्पेस में भी निपुण था, ये स्मॉल सील्ड वर्ल्ड कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह परिष्कृत कर सके। अगर वह इसकी मरम्मत करना चाहता था, तो भी उसे नहीं पता था कि कहां से शुरू करना है। सोर्स सी में सील्ड वर्ल्ड बीड ने बहुत सारी सोर्स स्ट्रेंथ को अवशोषित कर लिया था, जिसने इस समय दुनिया को भर दिया था। लेकिन क्षति के कारण स्मॉल सील्ड वर्ल्ड बीड में संग्रहित वर्ल्ड एनर्जी और सोर्स स्ट्रेंथ लगातार बाहर बह रही थी। कोई कल्पना कर सकता है कि अगर उसने कोई रास्ता नहीं सोचा तो क्या होगा। देर सबेर वर्ल्ड एनर्जी और सोर्स स्ट्रेंथ सभी बाहर बह जाएंगे। उस समय स्मॉल सील्ड वर्ल्ड लियू यान और अन्य को कल्टिवेट करने के लिए एक अच्छी जगह प्रदान नहीं कर पाएगा। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, अर्जुन की आंखें अचानक चमक उठीं। स्मॉल सील्ड वर्ल्ड बीड इस तरह क्यों बन गया था? इसका कारण ये था कि उसने इस दुनिया से वर्ल्ड एनर्जी निकाली थी। अंतिम विश्लेषण में यह इसलिए था क्योंकि उसने अपनी वर्ल्ड एनर्जी का एक निशान खो दिया था। अगर वह इस खोए हुए वर्ल्ड एनर्जी के निशान की भरपाई कर सकता, तो स्मॉल सील्ड वर्ल्ड बीड ठीक होने में सक्षम होना चाहिए। वर्ल्ड एनर्जी ने पूरी दुनिया को भर दिया, लेकिन जो ग्रेट एम्परर नहीं थे वे इसे समझ नहीं पाए। अर्जुन भी इसे समझ नहीं सका, लेकिन उसके पास तैयार वर्ल्ड एनर्जी थी। यह माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल के नीचे दबा हुआ था। अगर वह माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल के नीचे वर्ल्ड एनर्जी के साथ स्मॉल सील्ड वर्ल्ड में बाढ़ ला देता, तो क्या कोई चमत्कारी प्रभाव होगा?
दबा हुआ वर्ल्ड एनर्जी उसके द्वारा निकाले गए वर्ल्ड एनर्जी से बहुत बड़ा था। अगर उसने इसका अच्छी तरह से उपयोग किया तो वह न केवल स्मॉल सील्ड वर्ल्ड बीड की मरम्मत कर सकता था, बल्कि वह स्मॉल सील्ड वर्ल्ड बीड को पहले से भी बेहतर बनाने में सक्षम हो सकता था, यहाँ के वर्ल्ड प्रिंसिपल्स को परिपूर्ण कर सकता था। ये सोचते हुए अर्जुन खुद को उत्साहित होने से नहीं रोक पाया और इसे आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। वैसे भी अगर उसने कड़ी मेहनत नहीं की तो ये स्मॉल सील्ड वर्ल्ड जल्द ही एक टूटी हुई दुनिया बन जाएगा, लेकिन अगर वह सफल हुआ तो लाभ स्पष्ट थे। अपना मन बनाने के बाद अर्जुन की आकृति चमकी और वह ओएसिस में फिर से प्रकट हुआ। फिर उसने अपना हाथ लहराया और देह, लियू यान और बेहोश रूही और सम्यक को बाहर निकाल दिया। मास्टर के क्या आदेश हैं? लियू यान ने अर्जुन को उत्सुकता से देखा और पूछा। सामान्य परिस्थितियों में अर्जुन उन सभी को स्मॉल सील्ड वर्ल्ड से बाहर नहीं निकालेगा। एक बार जब उसने ऐसा किया तो ये कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। अर्जुन ने सोलमनेस के साथ कहा, मैं स्मॉल सील्ड वर्ल्ड बीड की मरम्मत करना चाहता हूँ। तुम्हारे अंदर रहना सुरक्षित नहीं है। स्मॉल सील्ड वर्ल्ड बीड की मरम्मत। देह की आंखों में संदेह का एक निशान चमक उठा, लेकिन उसने जल्द ही प्रतिक्रिया दी और फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम दबे हुए वर्ल्ड एनर्जी का उपयोग करने जा रहे हो? अर्जुन ने सिर हिलाया और एक गहरी आवाज में कहा, यह एकमात्र संभावना है। मुझे इसे आजमाना होगा। देह ने थोड़ी देर सोचा और कहा, यह एक अवसर है। लेकिन उससे पहले लियू यान, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अर्जुन ने जलती हुई आंखों से लियू यान को देखा। क्या फीनिक्स ट्रू फायर के बारे में? लियू यान की सांस थोड़ी रुक गई। तो तुम्हें यह महसूस हुआ? अर्जुन मुस्कुराया। शैटर्ड स्टासी में फीनिक्स ट्रू फायर एकत्र करने के बाद अर्जुन ने इसे स्मॉल सील्ड वर्ल्ड बीड में फेंक दिया। लियू यान स्मॉल सील्ड वर्ल्ड बीड में प्रवेश करने के बाद स्वाभाविक रूप से इसे महसूस कर सकती थी। फीनिक्स ट्रू फायर मार्शल फ्लेम ग्रेट एम्परर्स का एक अवशेष था और फायर फीनिक्स का स्रोत था। लियू यान का शरीर एक फायर एट्रिब्यूट आर्टिफैक्ट स्पिरिट था, इसलिए दोनों के बीच स्वाभाविक रूप से एक सूक्ष्म संबंध था। इससे भी अधिक, लियू यान ने एक लुआन फीनिक्स पंथ को परिष्कृत किया था। चाहे वह फायर फीनिक्स हो या लुआन फीनिक्स, वे सभी फीनिक्स क्लैन की शाखाएं थीं और एक ही स्रोत से आई थीं। लियू यान लुआन फीनिक्स पंथ को परिष्कृत कर सकती थी और उसमें लुआन फीनिक्स की डिवाइन टेक्निक का एक निशान था, इसलिए कोई कारण नहीं था कि वह फीनिक्स ट्रू फायर को परिष्कृत नहीं कर सकती थी। हालांकि ये बड़े खतरे के साथ होना चाहिए और उसकी सोल किसी भी समय नष्ट हो सकती थी। अर्जुन ने सोलमनेस के साथ कहा, लियू यान, फीनिक्स ट्रू फायर फायर फीनिक्स का स्रोत है। यदि तुम इसे परिष्कृत करने में सफल होती हो तो तुम फायर फीनिक्स रक्त रेखा की विरासत और यादों को विरासत में ले सकती हो और वास्तव में रिबॉर्न हो सकती हो। समय के साथ तुम्हारे लिए एक सच्चे फायर फीनिक्स बनना असंभव नहीं है, लेकिन तुम्हें शामिल खतरों को जानना होगा। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो तुम निश्चित रूप से जलकर मर जाओगी। इससे पहले कि अर्जुन समाप्त कर पाता, लियू यान ने कहा, मास्टर, मैं तैयार हूँ। अर्जुन थोड़ा अवाक रह गया और थोड़ी देर तक उसे गंभीरता से देखने के बाद सिर हिलाया। तुम अपना रास्ता खुद चुन सकती हो। चूंकि तुम मानसिक रूप से तैयार हो, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। बस सावधान रहना। लियू यान ने अपने लाल होठों को सिकुड़ा और धीरे से कहा, अगर लियू यान फीनिक्स ट्रू फायर को परिष्कृत करने में विफल रहती है तो कृपया मेरे लिए दुखी न हो, मास्टर। लियू यान सिर्फ एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट इनकार्नेशन है जिसने मौका से सेंशंस को जन्म दिया। मैं इतने सालों तक मास्टर का अनुसरण करने में सक्षम रही हूँ और हर संभव तरीके से मेरी देखभाल की गई है। मैं लंबे समय से संतुष्ट हूँ। इस सेवक ने एक इंसान जैसा जीवन जिया है और वह पर्याप्त है। जब भावनात्मक हिस्सों की बात आई तो उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। हालांकि चूंकि वह एक सोल पपर थी, वह एक भी आंसू नहीं बहा सकी। अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम्हें जानने और पूरे रास्ते तुम्हारा साथ देने में सक्षम होना मेरे लिए सम्मान की बात है। ज्यादा मत सोचो, तुम सफल हो जाओगी। लियू यान ने दृढ़ता से सिर हिलाया और कहा, मैं निश्चित रूप से मास्टर को निराश नहीं करूंगी।
अर्जुन का भाव गंभीर हो गया और उसने अचानक अपने शरीर में गोल्डन डिवाइन ड्रैगन सोर्स को बढ़ाया। उसके पीछे अचानक एक विशाल सुनहरा ड्रैगन सिर दिखाई दिया और उसने अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाए। अर्जुन ने सील्ड वर्ल्ड बीड में पहुंचा और जोर से पकड़ा, सीधे फीनिक्स ट्रू फायर को बाहर खींच लिया। ड्रैगन के पंजे के ऊपर फीनिक्स ट्रू फायर एक जीवित छोटे फीनिक्स की तरह था, अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था जैसे कि वह उड़ जाना चाहता था, लेकिन ये गोल्डन डिवाइन ड्रैगन सोर्स द्वारा कसकर बंधा हुआ था। पकड़ो, अर्जुन चिल्लाया और धीरे धीरे फीनिक्स ट्रू फायर को लियू यान की ओर दबाया। लियू यान ने गहरी सांस ली और उसका भाव तुरंत शांत हो गया क्योंकि उसने अपना मुंह खोला और फीनिक्स ट्रू फायर को निगल लिया। इसके तुरंत बाद उसकी आकृति चमकी और वह बिजली के बोल्ट की तरह रेगिस्तान की गहराई की ओर उड़ गई, पलक झपकते ही गायब हो गई। जल्द ही शक्ति का एक अत्यंत झुलसाने वाला उतार चढ़ाव दूसरी तरफ से आया और आग का एक गोला तेजी से जल उठा। पीली रेत से एक स्पष्ट और तेज फीनिक्स की चीख गूंज उठी, जो 9 हेवेंस में गूंज रही थी। अर्जुन का भाव गंभीर हो गया क्योंकि उसने अपनी डिवाइन सेंस जारी की और सावधानी से स्थिति का अवलोकन किया। अगर उसके पास कोई अन्य विकल्प होता तो वह लियू यान को इस समय फीनिक्स ट्रू फायर को परिष्कृत करने नहीं देता। उसने मूल रूप से लियू यान के थोड़ा मजबूत होने तक इंतजार करने की योजना बनाई थी, इससे पहले कि वह फीनिक्स ट्रू फायर उसे दे देता, लेकिन अब जब सील्ड वर्ल्ड बीट गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था और देर सबेर रह जाएगा, तो इसमें फीनिक्स ट्रू फायर को संग्रहित करना अब उपयुक्त नहीं था। जहां तक फीनिक्स ट्रू फायर की बात है, इसे केवल सील्ड वर्ल्ड बीट में ही संग्रहित किया जा सकता था। एक स्पेस रिंग इसे बिल्कुल भी समाहित नहीं कर सकता था। एक बार जब सील्ड वर्ल्ड बीट ढह गया तो यह अनमोल फीनिक्स ट्रू फायर बहुत संभावना थी कि एक वॉइड क्रैक में निगल लिया जाएगा, फिर कभी नहीं मिलेगा। कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण अर्जुन को इस समय लियू यान को फीनिक्स ट्रू फायर को परिष्कृत करने देना पड़ा। हालांकि अर्जुन पूरी तरह से तैयार भी था। अगर लियू यान फीनिक्स ट्रू फायर को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकती थी तो ये सबसे अच्छा होगा, लेकिन अगर परिष्करण प्रक्रिया आदर्श नहीं थी तो वह सीधे हस्तक्षेप करेगा और इसे दबाने के लिए अपने गोल्डन डिवाइन ड्रैगन सोर्स और माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल का उपयोग करेगा। संभवतः लियू यान का जीवन खतरे में नहीं होगा। उसने लियू यान को इन योजनाओं के बारे में नहीं बताया क्योंकि वह लियू यान को फ्लूक मानसिकता नहीं देना चाहता था, ये सोचकर कि अगर परिष्करण विफल भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल इस तरह से लियू यान की क्षमता को मजबूर किया जा सकता था। अपनी डिवाइन सेंस की जांच के तहत अर्जुन का भाव गरिमा में हो गया, क्योंकि लियू यान, जो फीनिक्स ट्रू फायर को परिष्कृत कर रही थी, जल रही थी। फायर फीनिक्स का फैंटम उसके छोटे शरीर के पीछे दिखाई दिया और अपनी राजसी फीनिक्स आंखों से उसे ठंडे लहजे में देखा। जाहिर है यह इस तरह परिष्कृत होने के लिए अनिच्छुक था। सौभाग्य से लियू यान एक सोल पपट और एक फायर एट्रीब्यूट आर्टिफैक्ट स्पिरिट थी। उसने वर्षों से सन्स ट्रू फायर को भी निगल लिया था, इसलिए उसके पास इस झुलसाने वाली शक्ति के लिए एक मजबूत प्रतिरोध और अनुकूलन क्षमता थी। उसने लगातार अपनी खुद की ताकत को बढ़ाया ताकि फीनिक्स ट्रू फायर की भयानक शक्ति का विरोध किया जा सके। वह इसे परिष्कृत करने और निगलने की जल्दी में नहीं थी, बल्कि फीनिक्स ट्रू फायर के साथ लगातार संवाद करने के लिए अपनी डिवाइन सेंस को जारी कर रही थी। अर्जुन की आंखें ये देखकर चमक उठी, यह महसूस करते हुए कि वह बहुत अधिक चिंता कर रहा था। लियू यान कोई बच्ची नहीं थी और उसके अपने विचार और विचार थे। अगर उसने फीनिक्स ट्रू फायर के साथ इस तरह संवाद किया तो ये बहुत संभावना थी कि फीनिक्स ट्रू फायर उसे अपना मास्टर पहचान लेगा और उसे बिना किसी खतरे के इसे परिष्कृत करने देगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि फीनिक्स ट्रू फायर को उसे कैसे पहचाना जाए। अर्जुन ने उसे ध्यान से घूर कर देखा, एक भी विस्तार को याद करने की हिम्मत नहीं की। जलती हुई लपटों के बीच धरती झुलस चुकी थी और बहती हुई पीली रेत लपटों को छूने से पहले ही पिघल गई थी। अर्जुन जहां खड़ा था उसके 1000 फीट के दायरे में रेगिस्तान एक पिघले हुए लावा क्षेत्र में बदल चुका था, जो बेहद गर्म और भयावह था। अर्जुन के पीछे एक विशाल फायर फीनिक्स का आभास खड़ा था, जिसकी राजसी फीनिक्स आंखें लियू यान को तिरस्कार और उपहास से देख रही थीं।
उस आभास में लिपटी लिू यान ने विरोध करने के लिए कोई शक्ति नहीं लगाई। वह हर चीज को जला देने वाली लपटों को खुद को जलाने दे रही थी। उसके छोटे से चेहरे पर दर्द का भाव था। शून्य में दो डिवाइन सेंसेस संवाद कर रही थीं। एक चींटी जितनी कमजोर थी, जबकि दूसरी आकाश और पृथ्वी जितनी शक्तिशाली थी। विपरीतता अत्यंत स्पष्ट थी। ये ज्ञात नहीं था कि दोनों के बीच किस तरह का संवाद चल रहा था, लेकिन फायर फीनिक्स से संबंधित शक्तिशाली डिवाइन सेंस अचानक हिंसक हो गई और एक चीख के साथ लपटें और भी प्रचंडता से जल उठीं। अर्जुन की पलकें हिंसक रूप से फड़क उठीं और वह लगभग कार्रवाई करने से स्वयं को रोक नहीं पाया। हालांकि लिू यान एक स्पिरिट पपर थी जो साधारण लोगों से अलग थी। यह अज्ञात था कि वह फीनिक्स ट्रू फायर की जलन को कब तक सह पाएगी। अगर वह टिक नहीं पाए तो वह अनिवार्य रूप से राख में बदल जाएगी। लेकिन अर्जुन के कार्रवाई करने से ठीक पहले उसने लिू यान की ओर देखा, जैसे कि उसे कुछ महसूस हुआ हो, और वह अचानक रुक गया। उसने पाया कि हालांकि लिू यान की अभिव्यक्ति दर्द भरी थी, उसकी भौहों के बीच शांति थी। एक ही चेहरे पर दो विरोधाभासी भावनाएं दिखाई दे रही थीं, जो बहुत अजीब था। अचानक एक चीख गूंजी। हालांकि यह फीनिक्स की चीख जितनी जोरदार और स्पष्ट नहीं थी, ये फिर भी स्पष्ट और सुहावनी थी। तुरंत बाद एक लाल शरीर और एक बहुत लंबी पूंछ वाला एक विचित्र पक्षी अचानक लिू यान के शरीर से बाहर निकल आया। ये लिू यान का ट्रू बॉडी असली रूप था। अर्जुन ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखा। हालांकि आकाश की पीली रेत उसकी दृष्टि को बाधित कर रही थी, लेकिन वह अपनी डिवाइन सेंस से सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता था। लिू यान ने लंबे समय से अपना ट्रू बॉडी नहीं दिखाया था। अर्जुन को अभी भी याद था कि जब वह पहली बार लिू यान से मिला था तो वह इसी रूप में मिली थी। उस समय अर्जुन ने सोचा था कि यह एक फायर स्पिरिट है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वह सिर्फ एक क्राफ्टिंग फर्नेस की टूल स्पिरिट थी। जब तक मजबूर न किया जाए, लिू यान कभी भी अपना ट्रू बॉडी नहीं दिखाएगी। जैसे ही वह विचित्र पक्षी दिखाई दिया, वह ऊपर की ओर लहराया, बादलों और हवा की सवारी करते हुए, और तुरंत फायर फीनिक्स के सिर पर आ गया। वह उसके चारों ओर उड़ता रहा। फ्लेम फीनिक्स लगातार चिल्ला रहा था क्योंकि उसके जलते हुए पंख खुल गए थे। गर्मी की एक राक्षसी लहर सभी दिशाओं में फैल गई। लिू यान का शरीर तूफान के बीच एक छोटी नाव जैसा था। हर लहर उस पर टूट रही थी, हर पल उसे डुबोने की धमकी दे रही थी। डिवाइन सेंस संवाद की हलचल शुरू से ही कभी नहीं रुकी थी, क्योंकि लिू यान लगातार प्रयास करती रही। अर्जुन को नहीं पता था कि लिू यान इस दौरान क्या कर रही थी। उसने बस उसे फायर फीनिक्स के चारों ओर उड़ते हुए देखा। अजीब डिवाइन सोल तरंगे फैल रही थीं। धीरे धीरे फायर फीनिक्स का चिड़चिड़ा आभास शांत हो गया और उसके जलते हुए पंख भी मुड़ गए, लेकिन उसकी तिरस्कारपूर्ण आंखें अभी भी तिरस्कार से भरी थीं, जैसे कि पूरी दुनिया उसकी नजरों में कुछ भी नहीं थी। ये स्थिति देखकर लिू यान फायर फीनिक्स के थोड़ा करीब आ गई, जैसे कि उसे स्वीकार करने की कोशिश कर रही हो। हालांकि प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन ज्यादा बदलाव नहीं हुए थे। बहुत देर बाद लिू यान आखिरकार फायर फीनिक्स के सिर पर उतर गई और धीरे से उसके पंखों को सहलाने लगी। उसी समय फायर फीनिक्स ने भी धीरे धीरे अपनी राजसी फीनिक्स आंखें बंद कर लीं। क्या ये सफलता थी? अर्जुन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह निश्चित नहीं था कि यह किस तरह की स्थिति थी। हालांकि ये कहना उचित था कि लिू यान के पास फायर फीनिक्स के ओरिजिन सोर्स को परिष्कृत करने में अत्यधिक उच्च सफलता दर थी। उसकी सफलता दर किसी और की तुलना में बहुत अधिक थी, क्योंकि लिू यान एक फायर एट्रिब्यूट आर्टिफैक्ट स्पिरिट थी और उसे फीनिक्स ट्रू फायर के समान मूल का माना जा सकता था। राक्षसी दबाव धीरे धीरे वापस ले लिया गया। फायर फीनिक्स का विशाल आभास भी धीरे धीरे लिू यान के शरीर में वापस सिकुड़ गया। झुलसाने वाली शक्ति अचानक अपना स्रोत खो बैठी और छितरा गई। जमीन पर केवल लाल लावा और आधा जम चुका पीला रेत बाकी रह गया। लिू यान का शरीर भी फायर फीनिक्स के आभास के साथ अपने शरीर में लौट आया। अर्जुन ने अपनी डिवाइन सेंस से जांच की और लिू यान की वर्तमान स्थिति देखी। उसका दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि इस समय लिू यान अनगिनत वर्षों से जल रही लग रही थी। उसका पूरा शरीर झुलस चुका था और मनुष्य की आकृति बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती थी।
उसके बाल भी गायब हो चुके थे। जो कुछ भी देखा जा सकता था वह एक मानव आकार की वस्तु थी जो काले कोयले जैसी लग रही थी। एक स्पिरिचुअल पपट का शरीर भी इस तरह जल गया था। कोई भी अन्य कल्टिवेटर बहुत पहले राख में बदल गया होता। अर्जुन का दिल दुख से भर गया था। उसने मदद करने की इच्छा को रोका, लेकिन किसी भी समय इमॉर्टल ट्री का एक पत्ता निकालने के लिए तैयार था। लिu यान की कमजोर डिवाइन सेंस तरंगें उस झुलसी हुई मानव आकार की वस्तु से आईं। गहरे लाल ऊर्जा के निशान अचानक उसके शरीर से फैल गए। गहरे लाल ऊर्जा जलती हुई लौ जैसी थी, जो सभी की आंखों को चकाचौंध कर रही थी। इसमें सभी चीजों को जला सकने वाली एक भयावह आभा और एक अविश्वसनीय जीवन शक्ति दोनों थीं। ये ट्रू फीनिक्स फायर थी। कहा जाता था कि ट्रू फीनिक्स फायर अमर थी। हर मृत्यु पुनर्जन्म के चक्र में केवल एक पुनरुत्थान थी। यही जादुई ट्रू फीनिक्स फायर थी जिसने उन्हें ऐसी किंवदंती बनाने की अनुमति दी। इसलिए ट्रू फीनिक्स फायर में अनंत विनाश और प्रचुर जीवन शक्ति दोनों थीं। विनाश दुश्मन के लिए था और जीवन शक्ति स्वयं के लिए थी। जल्द ही लिu यान गहरे लाल ऊर्जा से लिपटी गई और गहरे लाल ऊर्जा धीरे धीरे एक चट्टान जैसी चीज में जम गई। देखने पर लिu यान इस समय आधे व्यक्ति की ऊंचाई के एक अंडे में बदल गई लग रही थी। अंडे के खोल की सतह पर अनगिनत अत्यंत जटिल पैटर्न थे, जैसे कि उनमें कोई महान रहस्य समाहित हो। अर्जुन उत्सुक था और उसने कुछ और नजरें डाली। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी नॉलेज सी ज्ञान सागर में अचानक एक अत्यंत राजसी आंखों का जोड़ा दिखाई दिया, जो उसे ठंडे भाव से घूर रहा था, जिससे उसकी नॉलेज सी उछलने और कांपने लगी। वह इतना डर गया कि उसने तुरंत अपनी नजर हटा ली। राजसी आंखों का वह जोड़ा फायर फीनिक्स की आंखें थीं। अर्जुन को नहीं पता था कि यह उसकी नॉलेज सी में क्यों दिखाई दी, लेकिन वह जानता था कि अगर वह इस तरह देखता रहा तो उस पर एक अदृश्य सीक्रेट टेक्निक, गुप्त तकनीक से हमला किया जाएगा। ये फीनिक्स क्लैन की विरासत होनी चाहिए और वे पैटर्न फीनिक्स क्लैन के रहस्य होने चाहिए। जो कोई भी इसमें झांकने की कोशिश करता उसका अंत अच्छा नहीं होता। लेकिन इस तरह अर्जुन का मन बहुत शांत हो गया। चूंकि लिu यान में लिपटे अंडे में फीनिक्स क्लैन की कुछ चीजें थीं, इसका मतलब था कि लिu यान ने सफलतापूर्वक ट्रू फीनिक्स फायर को उसे स्वीकार करने के लिए मना लिया था। ट्रू फीनिक्स फायर के संरक्षण के साथ, भले ही लिu यान गंभीर रूप से घायल हो गई हो, उसके लिए मरना असंभव था। अब उसे बस इंतजार करना था। उस क्षण का इंतजार करना था जब लिu यान का पुनर्जन्म होगा और इस जादुई दृश्य का साक्षी बनना था। अर्जुन को भी उम्मीद नहीं थी कि लिu यान ट्रू फीनिक्स फायर को इतनी जल्दी परिष्कृत कर लेगी। हालांकि यह बहुत बेचैन करने वाला लग रहा था, ये फिर भी एक चुनौतीपूर्ण अनुभव था। उसने चुपके से देह को एक संदेश भेजा, उसे लिu यान की स्थिति पर अधिक ध्यान देने और कुछ भी गलत होने पर तुरंत उससे संपर्क करने के लिए कहा। देह स्वाभाविक रूप से सहमत हो गया। फिर अर्जुन फिर से स्मॉल सील्ड वर्ल्ड, छोटी सीलबंद दुनिया में प्रवेश कर गया। ट्रू फीनिक्स फायर की समस्या हल हो गई थी, इसलिए अगली चीज स्मॉल सील्ड वर्ल्ड को हल करना थी। अपनी डिवाइन सेंस को सभी दिशाओं में फैलाते हुए अर्जुन ने जल्दी ही स्मॉल सील्ड वर्ल्ड की स्थिति को समझा। इस बार वर्ल्ड फोर्स की एक ट्रेस निकालने के बाद स्मॉल सील्ड वर्ल्ड को हुआ नुकसान कम नहीं था। पूरी स्मॉल सील्ड वर्ल्ड का 1/3 हिस्सा अस्त व्यस्त था। कई जगहें अब आकाश और पृथ्वी से अलग नहीं थीं, जैसे कि वे अभी भी अराजकता की स्थिति में थीं। ये स्थान लगातार ढह रहे थे और सभी दिशाओं में फैल रहे थे। इस स्थिति को देखते हुए अगर इसे अकेला छोड़ दिया गया तो स्मॉल सील्ड वर्ल्ड 1 महीने से भी कम समय में पूरी तरह से ढह जाएगी। उस समय इमॉर्टल ट्री, फर्मामेंट ट्री और इसी तरह की सभी चीजें खत्म हो जाएंगी। हालांकि अर्जुन उन्हें पहले ही दूर ले जा सकता था, अर्जुन इस तरह के खजानों, खासकर इमॉर्टल ट्री को लेकर चैन से नहीं रह सकता था। एक बार जब दूसरों को इसके बारे में पता चलता तो उसे डर था कि पूरा स्टार बाउंड्री रक्तपात में डूब जाएगा। इसलिए किसी भी मामले में अर्जुन जल्द से जल्द स्मॉल सील्ड वर्ल्ड को स्थिर करना चाहता था, किसी और चीज के लिए नहीं, बल्कि इमॉर्टल ट्री और फर्मामेंट ट्री के लिए, भविष्य में अंदर सुरक्षित रूप से छिपे रहने के लिए। एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाया और एक बड़ी घंटी अचानक उसके सामने दिखाई दी।
प्राचीन एक्सोटिक आर्टिफैक्ट, विदेशी कलाकृति, माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल। शायद इसलिए कि यह वर्ल्ड फोर्स के एक ट्रेस को दबा रहा था। यह माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल सिकुड़ा नहीं था और घंटी पर रहस्यमय पैटर्न लगातार चमक रहा था, क्योंकि एक आदिम शक्ति सभी दिशाओं में फैल रही थी। जब अर्जुन ने माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल को बुलाया तो वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि दबी हुई वर्ल्ड फोर्स लगातार माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल से टकरा रही थी, जैसे कि यह माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल की बेड़ियों से मुक्त होने की कोशिश कर रही हो। माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल को लंबे समय तक घूरने के बाद अर्जुन ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कुछ सील्स मुद्राएं बनाईं। माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल अचानक गूंजा और आदिम शक्ति जिसने वर्ल्ड फोर्स को दबाने के लिए पर्याप्त थी, उसमें भी एक दरार दिखाई दी। दबी हुई आकाश और पृथ्वी की शक्तिशाली शक्ति एक बिल्ली की तरह थी जिसने मछली को सूंघ लिया हो। ये प्रकाश की एक धारा में बदल गई और अत्यधिक तेज गति से दरार से मुक्त हो गई। विंग, एक अकल्पनीय दबाव आकाश से उतर आया और अर्जुन के सिर के ऊपर एक अत्यंत मजबूत इच्छा शक्ति बढ़ती हुई लग रही थी, जो विनाशकारी आभा फैला रही थी। अर्जुन का शरीर नीचे दब गया। जब वह पहले ब्रेकिंग थ्रू कर रहा था तो अर्जुन पर वर्ल्ड फोर्स ने बमबारी की थी और वह बिल्कुल भी इसका विरोध नहीं कर पाया था। लेकिन अब वह कल से अलग था। अब वह एम्परर रेल्म सम्राट क्षेत्र का वास्तविक सौदा था। उसकी एम्परर ची सम्राट की ऊर्जा जोरदार और शुद्ध थी और उसकी ताकत 10 गुना से अधिक बढ़ गई थी। इससे भी अधिक, ये स्मॉल सील्ड वर्ल्ड थी जहां उसका हर चीज पर प्रभुत्व था। भले ही इसे थोड़ा नुकसान पहुंचा हो, यह इस सच्चाई को नहीं बदल सका। उसने ठंडे भाव से ऊपर देखा, प्रकाश की एक धारा में बदल चुकी वर्ल्ड फोर्स की धारा को घूरते हुए, और एक ही विचार के साथ पूरी स्मॉल सील्ड वर्ल्ड की शक्ति को सक्रिय किया गया। यह ऐसा था जैसे अनगिनत अदृश्य हाथ सभी दिशाओं से हमला कर रहे थे, वर्ल्ड फोर्स की धारा को मजबूती से पकड़ रहे थे। प्रकाश की धारा गूंजी और संघर्ष किया, लेकिन वह बिल्कुल भी हिल नहीं पाए। वर्ल्ड फोर्स की यह धारा वास्तव में बाहरी दुनिया का स्रोत थी, लेकिन आखिरकार ये केवल एक ट्रेस थी, तो ये पूरी स्मॉल सील्ड वर्ल्ड की शक्ति के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। यह एक चीते और एक बिल्ली जैसा था। चीता भयंकर था, लेकिन चीते का एक बाल बिल्ली से अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकता था। वर्ल्ड फोर्स को कैद करने के बाद अर्जुन अचानक पालथी मारकर बैठ गया और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक ऊर्जा को चारों ओर फैलाया, तुरंत पूरी स्मॉल सील्ड वर्ल्ड को ढंक लिया। जल्द ही अर्जुन ने एक अजीब अनुभूति महसूस की। उसने महसूस किया कि वह स्मॉल सील्ड वर्ल्ड का अवतार बन गया है। वह स्मॉल सील्ड वर्ल्ड था और स्मॉल सील्ड वर्ल्ड वह था। पूरी स्मॉल सील्ड वर्ल्ड से जुड़ने के बाद अर्जुन तुरंत समझ गया कि उसका पिछला विचार सही था, क्योंकि स्मॉल सील्ड वर्ल्ड कैद वर्ल्ड फोर्स को एक बहुत ही उत्सुक संदेश प्रसारित कर रही थी, जिसका उपयोग अपने टूटे हुए स्थान की मरम्मत के लिए उत्सुकता से करना चाहती थी। यह इस स्मॉल सील्ड वर्ल्ड की वर्ल्ड विल विश्व इच्छा थी। यह एक घायल व्यक्ति की उपचार की गोली देखने की सहज प्रतिक्रिया की तरह था। अर्जुन अपने दिल में आनंदित था, लेकिन सतह पर वह शांत रहा। उसकी आंखें कसकर बंद थीं, लेकिन उसके हाथ लगातार रहस्यमय सील्स मुद्राएं बना रहे थे। वह नहीं जानता था कि ये सील्स क्या थे, और वह ये भी नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा था, लेकिन वह बस स्मॉल सील्ड वर्ल्ड की वर्ल्ड विल पर प्रतिक्रिया कर रहा था। उसका शरीर अनैच्छिक रूप से प्रतिक्रिया कर रहा था। उसने सील्स की एक श्रृंखला बाहर निकाली और उन्हें हवा में कैद आकाश और पृथ्वी की शक्तिशाली शक्ति पर विस्फोट कर दिया। जल्द ही प्रकाश की एक धारा जैसी वर्ल्ड फोर्स की धारा सील्स से घनी हो गई। उसी समय वर्ल्ड फोर्स जो मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही थी, उसने संघर्ष करना बंद कर दिया। एक निश्चित क्षण में अर्जुन ने अचानक अपनी आंखें खोली और चिल्लाया, मुक्त करो। जैसे ही उसके शब्द गिरे, कैद वर्ल्ड फोर्स अचानक फट गई, छोटी धाराओं में बदल गई, जैसे आकाश में आतिशबाजी फट रही हो, अत्यधिक चकाचौंध भरी सुंदरता के साथ खिल रही हो। वे अनगिनत धाराओं में टूट गईं और स्मॉल सील्ड वर्ल्ड के हर कोने में फैल गईं। प्रकाश की धाराएं बिखर गईं और स्मॉल सील्ड वर्ल्ड में छिप गईं, एक एक करके गायब हो गईं। टूटी हुई स्मॉल सील्ड वर्ल्ड को बहुत पोषण मिला लग रहा था और पूरी दुनिया उत्साह से गूंज उठी।
टूटा हुआ स्थान रहना बंद हो गया और दुनिया फिर से अलग हो गई। सब कुछ स्पष्ट था और अराजकता अब नहीं थी। जैसे जैसे समय बीता, पृथ्वी की खाइयां फिर से समतल हो गईं और तबाह हो चुकी स्मॉल सील्ड वर्ल्ड ने अपना स्वरूप बदलना शुरू कर दिया। बेजान स्मॉल सील्ड वर्ल्ड में एक अकथनीय रूप से स्फूर्तिदायक जीवन शक्ति का निशान था। बड़ी मात्रा में टूटा हुआ सोर्स स्ट्रेंथ स्रोत शक्ति जो पहले सोर्स सी स्रोत सागर में निगल ली गई थी, इस समय कुछ अद्भुत परिवर्तनों से गुजरी लग रही थी, जो स्मॉल सील्ड वर्ल्ड में तेजी से एकीकृत हो रही थी। वर्ल्ड प्रिंसिपल्स विश्व सिद्धांतों के निशानों में बदल रही थी, स्मॉल सील्ड वर्ल्ड की नींव को मजबूत कर रही थी। हवा चली, बादल उमड़े और गड़गड़ाहट हुई। बिजली चमकी, बारिश हुई और अंकुर फूटे। पूरी मिस्टीरियस स्मॉल वर्ल्ड रहस्यमय छोटी दुनिया को एक नया जीवन मिला लग रहा था और यह जीवन शक्ति से भरपूर थी। यहाँ तक कि औषधि उद्यान मेडिसिन गार्डन में लगाए गए विदेशी फूल और घास भी धीरे धीरे हिलने लगे। पूरी प्रक्रिया अज्ञात समय तक चली। जब सारी धूल जम गई तो अर्जुन ने अचानक महसूस किया कि उसका मन स्मॉल सील्ड वर्ल्ड बीट से अलग हो गया है, उस अद्भुत भावना से जाग गया है। चारों ओर देखते हुए मिस्टीरियस स्मॉल वर्ल्ड अभी भी वही मिस्टीरियस स्मॉल वर्ल्ड थी, लेकिन निराशाजनक दृश्य अब नहीं था। पहले की तुलना में वह और भी उत्कृष्ट था। अर्जुन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि इस स्मॉल सील्ड वर्ल्ड में वर्ल्ड प्रिंसिपल्स अधिक पूर्ण हो गए थे। हालांकि यह अभी भी एक वास्तविक ग्रेट वर्ल्ड महान दुनिया के बराबर नहीं था, ये पहले से कहीं बेहतर था। वर्ल्ड फोर्स वास्तव में एक स्मॉल सील्ड वर्ल्ड को विकसित कर सकती है। ये देखकर अर्जुन की भौहें खुशी से उठ गईं। उसकी स्मॉल सील्ड वर्ल्ड कभी भी पूर्ण नहीं रही थी, यह अर्जुन भी जानता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि स्मॉल सील्ड वर्ल्ड को ग्रेट वर्ल्ड जैसा कैसे बनाया जाए। हालांकि प्रयासों की एक श्रृंखला के बाद अर्जुन को कुछ उपयोगी जानकारी मिली लग रही थी। वर्ल्ड फोर्स की सिर्फ एक स्ट्रैंड स्मॉल सील्ड वर्ल्ड में इतना बड़ा बदलाव लाने के लिए पर्याप्त थी। वर्ल्ड प्रिंसिपल्स भी बहुत अधिक पूर्ण थे, तो अगर और वर्ल्ड फोर्स लाई गई तो क्या स्मॉल सील्ड वर्ल्ड पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो जाएगी? उस समय ये स्थान एक कल्टिवेशन होली लैंड आराधना का पवित्र स्थान बन जाएगा। जब कोई अपनी कल्टिवेशन की सीमा तक पहुंच जाएगा तो वे यहाँ वर्ल्ड एनर्जी का बपतिस्मा भी प्राप्त कर सकते हैं और ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। हालांकि वर्ल्ड फोर्स कुछ ऐसी थी जिसका सामना केवल संयोग से ही किया जा सकता था। इसे तब तक समझना असंभव था जब तक कि कोई ग्रेट एम्परर्स के स्तर तक नहीं पहुंच जाता। अर्जुन की वर्तमान फर्स्ट ऑर्डर एम्परर रेल्म कल्टिवेशन के साथ वह केवल आह भर सकता था और विलाप कर सकता था। हालांकि अर्जुन के पास आखिरकार एक दिशा थी, इसलिए वह अभी भी बहुत उत्साहित था। स्मॉल सील्ड वर्ल्ड का फिर से पूरी तरह से निरीक्षण करने के बाद उसने पाया कि वास्तव में इस स्मॉल सील्ड वर्ल्ड में अब कोई छिपा हुआ खतरा नहीं था। वास्तव में ये पहले से भी बेहतर था। अर्जुन वास्तव में राहत महसूस कर रहा था। मुझे आश्चर्य है कि ल्यूयान बाहर कैसी है। एक विचार के साथ वह स्मॉल सील्ड वर्ल्ड से बाहर निकल आया और बाहरी दुनिया में लौट आया। बड़े भाई अर्जुन, जैसे ही वह दिखाई दिया, सम्यक का बुलावा उसके कानों तक पहुंचा। अर्जुन ने आवाज की दिशा में देखा और पाया कि सम्यक और रूही दोनों जाग चुकी थीं। उनकी रंगत काफी अच्छी थी और कोई छिपा हुआ खतरा नहीं था। हल्की मुस्कान के साथ अर्जुन ने कहा, तुम जाग गए? सम्यक ने पूछा, बड़े भाई अर्जुन, आप पर्पल माउंटेन डेजर्ट क्यों आए? क्या शैटर्ड स्टासी बंद हो गया है? उसके बाद क्या हुआ? मेरी डिवाइन सोल को सील करने में किसने मदद की? मैंने आपको चोट तो नहीं पहुंचाई, है ना? उसने तेजी से बहुत सारे सवाल पूछे। उसके चेहरे पर एक घबराया हुआ और बेचैन भाव था। ऐसा लग रहा था कि वह जानती थी कि उसके बेहोश होने का कारण डिवाइन सोल सील का खुलना था, लेकिन उसे उसके बाद क्या हुआ इसकी कोई याद नहीं थी। अर्जुन ने आश्चर्य से कुछ ही दूरी पर खड़े देह को देखा और पूछा, तुमने उसे समझाया नहीं? देह ने कंधा उचकाकर कहा, वे अभी अभी जागे हैं, इसलिए मुझे समय नहीं मिला। अर्जुन ने सिर हिलाया और उसके पागल होने के बाद जो कुछ हुआ उसका संक्षिप्त विवरण दिया। बेशक उसने धर्मेश्वर और अधर्मराज के बीच की लड़ाई का उल्लेख करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यह बहुत चौंकाने वाला होगा।
शैटर्ड स्टासी के बंद होने के बारे में उसने केवल इतना कहा कि वह नहीं जानता। ये सुनकर सम्यक ने डर से अपनी छाती पर हाथ फेरा और आह भरी, यह अच्छा है कि मैंने आपको चोट नहीं पहुंचाई। अगर मैंने ऐसा किया होता तो सम्यक आपको फिर कभी देखने का साहस नहीं कर पाती। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, भविष्य में सील को यूं ही मत खोलना। डिवाइन सोल की शक्ति बहुत भयानक है। तुम्हारी वर्तमान शक्ति के साथ तुम इसे नियंत्रित नहीं कर पाओगी। सम्यक ने अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, मुझे पता है। रूही को अब तक हस्तक्षेप करने का मौका नहीं मिला था। उसने चिंतित होकर पास में देखा और पूछा, सर, ल्यूयान दीदी को अब क्या हुआ है? मुझे क्यों लग रहा है कि उनकी आभा इतनी कमजोर है? अर्जुन ने जांच करने के लिए अपनी डिवाइन सेंस जारी की और पाया कि फीनिक्स एग अभी भी वैसा ही था जैसा वह उसके जाने के समय था। ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए उसने गहरी आवाज में कहा, यह उसका अवसर है, चिंता मत करो। बोलते समय उसने जानबूझकर या अनजाने में रूही को देखा। ईमानदारी से कहूं तो शैटर्ड स्टासी की इस यात्रा पर बहुत सी चीजों ने उसे चौंका दिया था। चाहे वह माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल हो, फीनिक्स ट्रू फायर हो, हेवन डिवाउरिंग ग्रेट एम्परर का पुनरुत्थान हो, या सेक्युलर वर्ल्ड के ग्रेट एम्परर्स जिन्होंने हजारों वर्षों तक अपनी कल्टिवेशन को काट दिया था, वे सभी दुर्लभ घटनाएं थीं। लेकिन जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा हैरान किया वह थी रूही। धर्मेश्वर ने रूही के ब्लड एसेंस रक्तसार की एक बूंद ली और सम्यक की डिवाइन सोल सील को फिर से सील कर दिया। इसके अलावा धर्मेश्वर की रूही में दिलचस्पी ने भी उसे बहुत चिंतित किया। सेक्युलर वर्ल्ड के ग्रेट एम्परर्स ने अर्जुन से रूही को अच्छे काम करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए कहा था, ये कहते हुए कि जब वह अपनी कल्टिवेशन के शिखर पर पहुंचेगी तो वह अधर्मराज से भी अधिक भयानक शक्ति को बुला सकती है। एक बार जब उसने बुराई की तो ये स्टार बाउंड्री के लिए एक आपदा होगी। अगर वह धर्मेश्वर की असली पहचान नहीं जानता होता तो अर्जुन ने सोचा होता कि वह बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है, लेकिन ये जानने के बाद कि धर्मेश्वर सेक्युलर वर्ल्ड के ग्रेट एम्परर्स में से एक था, अर्जुन ने ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं की। एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के लिए अपनी जान की परवाह नहीं कर सकता था, उसके पास उसे डराने का कोई कारण नहीं था। यांग फैमिली की इस छोटी लड़की के पास किस तरह की ब्लड लाइन रक्त रेखा है जिसने धर्मेश्वर को इतना गंभीर बना दिया है? इसके अलावा फ्लोइंग टाइम टेम्पल में डिवाइन स्पिरिट क्योंकी ने रूही को एक पिंक क्लाउड्स फीनिक्स रोक दी। एक साधारण व्यक्ति को ऐसा विशेषाधिकार कैसे मिल सकता है? क्योंकि जैसे भयंकर जानवर का सामना करना, अगर कोई पूरा निगल नहीं लिया जाता है तो यह एक चमत्कार होगा। कोई उससे एक रक्षात्मक एम्परर आर्टिफैक्ट कैसे प्राप्त कर सकता है? एक वह अजीब स्पेस स्पिरिट जेड भी है जिसे केवल रूही की ब्लड लाइन से ही सक्रिय किया जा सकता है। स्पेस स्पिरिट जेड के बारे में सोचते हुए अर्जुन को अचानक लगा कि अब रूही को इसे देने का समय आ गया है। आखिरकार ये यांग फैमिली के पूर्वजों द्वारा पारित किया गया एक खजाना था। अतीत में रूही स्पेस स्पिरिट जेड के रहस्यों को खोलने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी, लेकिन अब जब रूही थर्ड ऑर्डर डाउसोस रेल्म में थी तो उसे प्रगति करने में सक्षम होना चाहिए। अर्जुन को स्पेस स्पिरिट जेड में छिपे रहस्यों की वास्तव में परवाह नहीं थी, लेकिन ये रूही की ब्लड लाइन के रहस्यों को खोल सकता है। इस तरह से सोचते हुए अर्जुन थोड़ा प्रलोभित हुए बिना नहीं रह सका। उत्सुकता ने बिल्ली को मार डाला। धर्मेश्वर जितना अधिक इसे छिपाने की कोशिश करता था, उतना ही वह रूही की ब्लड लाइन के बारे में जानना चाहता था। सर, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? रूही ने पाया कि अर्जुन उसे जलती हुई आंखों से घूर रहा था, जैसे कि वह उसे जिंदा खाना चाहता हो। वह खुद को सिर झुकाने और थोड़ा शर्माने से नहीं रोक पाए। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, रूही एक बड़ी लड़की बन गई है। जब वह पहली बार रूही से मिला था उसकी तुलना में वह वास्तव में बहुत बढ़ गई थी। इसके अलावा उसके किशोरावस्था के सबसे अच्छे साल अर्जुन के पास थे। ये कहा जा सकता है कि अर्जुन ने उसे बड़ा होते देखा। इससे उसे नव्या की याद आ गई। ये छोटी लड़की अनाहिता के साथ स्टार बाउंड्री गई थी। जब वह चली गई थी तब उसका शरीर अभी तक बड़ा नहीं हुआ था। समय की गणना करते हुए वह रूही की उम्र की ही होनी चाहिए।
उस समय अनाहिता ने कहा था कि नव्या उसकी एक दोस्त की विरासत को प्राप्त करने के लिए बहुत उपयुक्त थी। अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि इतने सालों के बाद छोटी लड़की कैसी कर रही होगी। अनाहिता भी थी। अर्जुन इतने लंबे समय से स्टार बाउंड्री में था, लेकिन उसने अनाहिता के बारे में कोई खबर नहीं सुनी थी, इसलिए वह थोड़ा अजीब महसूस किए बिना नहीं रह सका। तार्किक रूप से कहें तो अनाहिता को एक पीढ़ी का मास्टर होना चाहिए, इसलिए उसके लिए इतना अज्ञात होना कोई कारण नहीं था। रूही का चेहरा और भी लाल हो गया और उसकी शर्म में एक अलग तरह की चमक थी। सम्यक मजाक में शामिल हो गई और कहा, और मैं अब कोई छोटी लड़की नहीं हूँ। हाँ हाँ, अर्जुन ने जल्दी से सिर हिलाया, अपने विचारों को अपनी यादों से वापस मोड़ते हुए। बड़े भाई अर्जुन, आप आगे कहाँ जा रहे हैं? क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? सम्यक ने अपनी चमकती आंखों से अर्जुन को देखा, उसके चेहरे पर उत्साह का भाव था। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, बेशक मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं है कि चाची फेंग आकर तुम्हें वापस ले जाएंगी? चाची फेंग को तुम्हारा बाहर घूमना पसंद नहीं लगता। सम्यक ने अपनी नाक सिकुड़ी और कहा, पिछली बार जब उन्होंने मुझे वापस लिया था तो मुझे आइलैंड पर कल्टिवेट करने के लिए बंद कर दिया गया था। ये बहुत उबाऊ था। अब जब मैं आखिरकार बाहर आ गई हूँ तो मैं इतनी जल्दी वापस नहीं जाऊंगी। इसके अलावा हम अभी अभी शैटर्ड स्टासी से बाहर आए हैं, इसलिए चाची फेंग निश्चित रूप से नहीं जानती होंगी कि मैं यहाँ हूँ। जब मैं काफी मजा कर लूंगी तो मैं स्वाभाविक रूप से वापस चली जाऊंगी। क्या बीस्ट वॉरियर मास्टर जानता है कि तुम इतनी मनमौजी हो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। सम्यक ने अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, बड़े भाई अर्जुन, तुमने अनुमान लगा लिया। अर्जुन हंसा, इतनी कम उम्र में तुम्हारे पास इतनी मजबूत कल्टिवेशन है तो तुम्हारी पृष्ठभूमि असाधारण होनी चाहिए। तुम मॉन्स्टर बीस्ट को गुलाम बनाने में भी माहिर हो। तुम खुद को ईस्टर्न टेरिटरी से होने का दावा करती हो और समय समय पर द्वीप शब्द का उल्लेख करती हो। अगर मैं नहीं जानता कि तुम स्पिरिट बीस्ट आइलैंड से हो तो क्या मैं बेवकूफ नहीं होता? सम्यक ने शर्माते हुए कहा, बड़े भाई अर्जुन, सम्यक का इरादा आपसे छिपाने का नहीं था, बस मेरे पिता वह। अर्जुन ने अपना हाथ उठाया और कहा, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। सम्यक स्पष्ट रूप से डर रही थी कि उसके पिता का नाम बहुत डरावना था, इसलिए उसने अर्जुन को कभी भी अपनी पहचान नहीं बताई थी। अब जब अर्जुन ने इसे इंगित किया था तो वह कुछ हद तक बेचैन थी। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, बीस्ट मार्शल आर्ट्स के मास्टर हैं और तुम हो। जिसे मैं जानता हूँ वह शरारती सम्यक है, न कि एक मार्शल बीस्ट की बेटी। सम्यक ने ये सुना और कुछ देर गंभीरता से सोचा, फिर अचानक एक राहत भरी मुस्कान दिखाए। उसकी आंखों के कोने अर्धचंद्र में मुड़ गए, जिससे वह बहुत सुंदर लग रही थी। इस क्षण अर्जुन की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई और उसने आकाश की ओर देखा। उसी समय रूही ने भी धीमी आवाज में कहा, सर। बोलते समय उसने बेचैनी से अपनी सोचती स्रोत ऊर्जा को प्रेरित किया और सतर्कता से आकाश की ओर देखा। क्या रूही इसे महसूस कर सकती है? अर्जुन ने आश्चर्य से उसे देखा, ये खोजते हुए कि उसकी सुंदर आंखें एक अत्यंत ठंडी आभा उत्सर्जित कर रही थीं, जो उसके सामान्य सौम्य और कमजोर आत्मा से पूरी तरह से अलग थी। अर्जुन को गुप्त रूप से झटका लगा और उसने महसूस किया कि रूही की ब्लडलाइन थोड़ी अजीब थी। अचानक शांत आकाश में एक हल्की सी लहर दिखाई दी, जैसे किसी झील में पत्थर फेंक दिया गया हो। फिर लहर तेजी से फैल गई और अधिक से अधिक स्पष्ट हो गई। जल्द ही आकाश के एक निश्चित हिस्से में अंतरिक्ष विकृत हो गया और वहां से एक स्पष्ट और अजीब ऊर्जा उतार चढ़ाव आया। स्पेस फोर्स, अंतरिक्ष शक्ति। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं और उसे झटका लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस जगह पर इतनी स्पष्ट स्पेस फोर्स का सामना करना पड़ेगा। ये स्पष्ट था कि किसी ने अंतरिक्ष को फाड़ दिया था और बहुत दूर के स्थान से पार किया था। इसके अलावा स्पेस फोर्स के उतार चढ़ाव को देखते हुए इस व्यक्ति का स्पेस फोर्स का उपयोग और शोध उसके अपने से कम नहीं था, शायद उससे भी बेहतर। अर्जुन की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। हालांकि वह नहीं जानता था कि कौन आ रहा था, लेकिन अगर कोई अंतरिक्ष को फाड़ सकता था और पार कर सकता था
तो उसकी ताकत निश्चित रूप से असाधारण थी। ये कौन है? वे यहाँ क्यों आए? अर्जुन उन्हें हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर सका। तेजी से अपने देह को दूर रखते हुए अर्जुन ने गुप्त रूप से अपनी एम्परर ची को चौकस रहने के लिए प्रेरित किया। अगर वह अकेला होता तो वह बस यहाँ से जा सकता था और चुपचाप छिपकर निरीक्षण कर सकता था, लेकिन अब उसके पास रूही, सम्यक और लियू यान थी, जो फीनिक्स एग के अंदर थी, इसलिए वह जा नहीं सकता था। सम्यक ने भी आकाश में असामान्यता देखी और एक चीख निकालने के बाद उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह चकमा दे गई। वह एक बिल्ली से मिलने वाले चूहे की तरह अर्जुन के पीछे छिप गई। उसका नाजुक शरीर कांप रहा था क्योंकि उसने फुसफुसाते हुए कहा, बड़े भाई अर्जुन, चलो जल्दी भागते हैं। अगर हम अभी नहीं भागे तो बहुत देर हो जाएगी। अर्जुन का चेहरा गहरा हो गया। अब भागने में बहुत देर हो चुकी है। क्रैश! आकाश एक अदृश्य जानवर की तरह फट गया। उसने किसी को निगलने की इच्छा रखते हुए अपना जानवर जैसा मुंह खोल दिया। अर्जुन के करीब ध्यान में एक पैर अचानक अंधेरी दरार से बाहर निकला। डोंग! हालांकि पैर शून्य पर कदम रख रहा था, अर्जुन को लगा जैसे वह उसके दिल पर कदम रख रहा हो। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उसकी आभा तुरंत एक नुकसानदायक स्थिति में गिर गई। कितना मजबूत! अर्जुन की आंखें सदमे से भर गईं, भले ही वह पहले से ही जानता था कि आने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होगा। लेकिन अर्जुन को अब जाकर एहसास हुआ कि उसने इस व्यक्ति की ताकत को कम करके आंका था। ये व्यक्ति निश्चित रूप से एक थर्ड ऑर्डर एम्परर रेल्म मास्टर है, और न केवल कोई साधारण थर्ड ऑर्डर एम्परर रेल्म मास्टर। उस पैर के बाद एक आकृति धीरे धीरे दरार से बाहर निकल आई, जैसे कि वह टहलने के लिए अपना घर छोड़ रहा हो। उसका चेहरा शांत और तनाव मुक्त था, ठंडे और शांत ढंग से। तभी अर्जुन ने आने वाले व्यक्ति की उपस्थिति देखी। वह एक मध्य आयु वर्ग का व्यक्ति था जो एक विद्वान की तरह कपड़े पहने हुए था। उसका एक असाधारण स्वभाव था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी जो मनुष्यों और जानवरों के लिए हानिरहित लग रहा था। इस व्यक्ति के दिखाई देने के बाद उसने केवल थोड़ा सा चारों ओर देखा और फिर एक अजीब मुस्कान के साथ अर्जुन पर अपनी नजरें टिका दीं। गुडुंग! हालांकि अर्जुन जानता था कि वह आभा के मामले में नुकसान में नहीं हो सकता है, वह खुद को घूंट भरने से नहीं रोक पाया। इस व्यक्ति द्वारा घूरा जाना अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह एक भूखे भेड़िए द्वारा घूरा गया। मेमना हो! उसके शरीर का हर हिस्सा अनैच्छिक रूप से कांप उठा। ये यहीं समाप्त नहीं हुआ। इस मध्य आयु वर्ग के विद्वान के दिखाई देने के बाद एक और आकृति शून्य दरार से बाहर निकली। मध्य आयु वर्ग के विद्वान की ठंडे और शांत सैर के विपरीत दिखाई देने वाला दूसरा व्यक्ति जलती हुई लौ जैसा था। जैसे ही वह दिखाई दी, आसपास का तापमान अचानक बढ़ गया। यह एक सुंदर महिला थी जिसका एक सुंदर शरीर था। उसकी छाती भरी हुई थी, उसकी कमर सुंदर थी, उसके लाल होंठ रत्नों की तरह चमकीले थे, एक अजीब चमक से भरे हुए थे। उसकी त्वचा चीनी मिट्टी के बर्तन जितनी सफेद थी, इतनी नाजुक कि एक ही वार से टूट सकती थी। उसकी सुंदर आंखें पानी भरी थीं और कोई भी पुरुष जो उसे देखता अनैच्छिक रूप से अंतहीन कल्पनाएं करता। खासकर उसके आग जैसे लाल बाल, ये लोगों को एक मजबूत दृश्य प्रभाव देता था जिससे लोग अपनी आंखें हटाने में असमर्थ थे। लानत है! ये वह क्यों है? अर्जुन ने लगभग अपनी जीभ काट ली और अपने दिल में खुद को शाप दिए बिना नहीं रह सका, क्योंकि वह वास्तव में इस खूबसूरत महिला को जानता था। वह चाची फेंक थी जिसका उल्लेख सम्यक अक्सर करती थी। अर्जुन इस चाची फेंक का नाम पहले नहीं जानता था, लेकिन जब सम्यक और ईशानी ने शैटर्ड स्टासी में झगड़ा किया तो ईशानी ने उसके नाम का उल्लेख किया। स्पिरिट बीस्ट आइलैंड की चाची फेंक। हालांकि वह 10 महान ग्रेट एम्परर्स में से एक नहीं थी, चाची फेंक का नाम अभी भी स्टार बाउंड्री को हिलाता था। उच्च कल्टिवेशन वाले कुछ ही कल्टिवेटर्स थे जो उसका नाम नहीं जानते थे। अगर यह खूबसूरत महिला चाची फेंक थी तो दूसरे मध्य आयु वर्ग के विद्वान की पहचान भी स्पष्ट थी। अंकल रमेश! अर्जुन की आंखें अचानक प्रकाश से भर गईं क्योंकि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अंकल रमेश को देखा। हालांकि यह पहली बार था जब वह अंकल रमेश से मिला था। अर्जुन ने लंबे समय से उसका नाम सुना था क्योंकि अंकल रमेश पूरे स्टार बाउंड्री में डाउ ऑफ स्पेस के सबसे माहिर मास्टर थे।
वह एक थर्ड ऑर्डर एम्परर रेल्म मास्टर भी थे। सम्यक ने भी पहले कहा था कि वह अर्जुन को अंकल रमेश से मिलवाएगी और उसे डाओ ऑफ स्पेस के रहस्यों को सीखने के लिए अंकल रमेश को अपना मास्टर मानने देगी। यह महसूस करने के बाद कि ये दोनों स्पिरिट बीस्ट आइलैंड के मास्टर्स थे, अर्जुन को जल्दी ही समझ आ गया कि वे यहाँ क्यों थे। वे स्पष्ट रूप से सम्यक के लिए यहाँ आए थे, लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि सम्यक यहाँ थी? इसके अलावा उन्होंने सीधे अंतरिक्ष को फाड़ दिया और ठीक यहाँ पहुँचे। अर्जुन ने एक पल के लिए विचार किया और महसूस किया कि उन्होंने सम्यक के साथ कुछ किया होगा जिसने स्पिरिट बीस्ट आइलैंड के लोगों को उसके स्थान को महसूस करने की अनुमति दी। यही कारण था कि अंकल रमेश और चाची फेंक शैटर्ड स्टासी छोड़ने के तुरंत बाद एक साथ यहाँ आए थे। कोई आश्चर्य नहीं कि सम्यक जैसे ही उसने आकाश में दृष्टि देखी, मेरे पीछे छिप गई और मुझे भाग जाने के लिए प्रेरित किया। पता चला कि उसने पहली नज़र में ही किसी को उसे पकड़ने के लिए आते हुए देखा था। अंकल रमेश, तुम कमीने, तुमने इस ओल्ड लेडी को एक वॉइड क्रैक शून्य दरार में छोड़ने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम जानते हो कि इस ओल्ड लेडी को लगभग वॉइड अंडरकरंट शून्य अधोप्रवाह ने निगल लिया था? जैसे ही चाची फेंक दिखाई दी, उसने अंकल रमेश के कपड़े पकड़े, उसे ऊपर उठाया और गुस्से से चिल्लाया। अंकल रमेश एक शीर्ष थर्ड ऑर्डर एम्परर रेल्म मास्टर थे, लेकिन इस समय वह एक शक्तिहीन मुर्गे की तरह थे। चाची फेंक को बिना विरोध करने की हिम्मत के उसे ले जाने दे रहे थे। उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था क्योंकि उसने एक शर्मनाक अभिव्यक्ति के साथ कहा, जूनियर नीचे देख रहे हैं। अगर तुम ऐसा करोगी तो मेरी इज्जत चली जाएगी। इज्जत? चाची फेंग ने उसे घूरकर देखा और कोमलता से चिल्लाया, इज्जत वह है जो तुम खुद कमाते हो, दूसरों द्वारा नहीं दी जाती है। अगर तुम्हें इज्जत चाहिए तो तुम्हें इस ओल्ड लेडी के साथ बेहतर व्यवहार करना होगा, समझे? हाँ हाँ हाँ। अंकल रमेश ने चावल चोंच मारते हुए मुर्गे की तरह सिर हिलाया और भीख मांगी, क्या तुम मुझे पहले नीचे रख सकती हो? यह एक सज्जन व्यक्ति के लिए अपमान है। सज्जन व्यक्ति? चाची फेंग ने उपहास किया और गुस्से से कहा, वह क्या है? क्या इसे खाया जा सकता है? अंकल रमेश ने तुरंत एक लंबा चेहरा बनाया और दयनीय रूप से अर्जुन की दिशा में देखा, सम्यक, मुझे बचाओ। तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम मुझे नहीं देख सकते। सम्यक अर्जुन के पीछे छिपी रही और खुद से फुसफुसाती रही, अगली बार जब तुम इस ओल्ड लेडी को एक वॉइड क्रैक में छोड़ने की हिम्मत करोगी तो यह ओल्ड लेडी तुम्हारी तीसरी टांग तोड़ देगी। चाची फेंग ने अपने दांत पीसे, उसके चेहरे पर एक भयंकर भाव था। अंकल रमेश ने अनैच्छिक रूप से अपने पैर एक साथ कस लिए और जल्दी से कहा, मैं नहीं करूंगा, मैं इसे फिर कभी नहीं करूंगा। कृपया मुझे बख्श दो, बड़ी चाची। हम्फ। तभी चाची फेंग ने अंकल रमेश को कचरे के टुकड़े की तरह फेंक दिया। उसकी आवाज बदल गई और उसका व्यवहार बहुत बदल गया। उसने शर्माते हुए कहा, वास्तव में क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अंधेरे से डर लगता है? ये कहने के बाद उसने अपनी सुंदर आंखें घुमाईं और नीचे देखने से पहले उन्हें अर्जुन पर टिका दिया और उत्साह से उसका अभिवादन किया। ओह छोटे भाई, हम फिर से मिलते हैं। ऐसा लगता है कि हम भाग्यशाली हैं। अर्जुन ने मुश्किल से निगला, उसकी अभिव्यक्ति बेहद सख्त थी। लंबे समय तक उसके मन में ग्रेट एम्परर्स के प्रति चाची फेंक की महान छाप इंच दर इंच रह रही थी क्योंकि उसके दिल की गहराई से लगातार टूटने की आवाजें आ रही थीं। उसने काले चेहरे के साथ अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, जूनियर अर्जुन, सीनियर अंकल रमेश और सीनियर चाची फेंक को प्रणाम करता है। अंकल रमेश मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक सूक्ष्म ठंडी रोशनी चमक रही थी क्योंकि उसने पूछा, अभी क्या तुमने कुछ देखा? अर्जुन ने गंभीरता से कहा, अभी स्पेस फोर्स बड़ी और शून्य को विकृत कर दिया। हालांकि इस जूनियर ने देखने की पूरी कोशिश की, उसकी ताकत बहुत कम थी और वह कुछ भी नहीं देख सका। मुझे शर्म है। ये सुनकर अंकल रमेश ने अपनी भौहें उठाईं और उसकी आंखों में ठंडी रोशनी दूर हो गई। उसने सिर हिलाया और कहा, तुम सिखाने लायक हो। इस किंग ने अक्सर आइलैंड पर सम्यक को तुम्हारा उल्लेख करते हुए सुना है। मैंने सुना है कि तुम डाओ ऑफ स्पेस में भी माहिर हो। अर्जुन ने जल्दी से कहा, सीनियर बहुत दयालु हैं। इस जूनियर ने डाओ ऑफ स्पेस के बारे में केवल थोड़ा सा अध्ययन किया है।
स्वाभाविक रूप से ये जूनियर सीनियर अंकल रमेश जैसे विशेषज्ञ के सामने दिखावा करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर कोई अवसर मिलता है तो ये जूनियर सीनियर से सलाह लेना चाहेगा। अंकल रमेश प्रसन्न हुए और खुशी से मुस्कुराए। अच्छा, बहुत अच्छा। अगर तुम भविष्य में स्पिरिट बीस्ट आइलैंड जाते हो तो अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।